एनडीटीवी इंडिया के इस खास शो देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल असम में अपनी पार्टी का चुनाव अभियान शुरू कर दिया। उनकी पहली रैली ऊपरी असम के शिवसागर में हुई, जहां से प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी में बीजेपी के अभियान की शुरुआत की थी। अपने भाषण में राहुल गांधी ने चाय बागान के मजदूरों समेत ऊपरी असम के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की, उनके वेतन बढ़ाने का वादा किया। साथ ही कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को कांग्रेस असम में लागू नहीं होने देगी। असम में 2 महीने बाद चुनाव है। संजय चक्रवर्ती और रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट। असम में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी उसी बस से शिवसागर में रैली के लिए पहुंचे, जिसे असम बचाओ यात्रा के तहत कांग्रेस राज्य के कोने कोने में ले जाएगी। जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने पहली चुनावी रैली शिवसागर में ही की थी। यहां उन्होंने 1 लाख से ज्यादा लोगों को जमीन के कागजात सौंपे और वादा किया कि अवैध अप्रवासियों से यहां के मूल बाशिंदों की संस्कृति की रक्षा करेंगे। असम में अवैध अप्रवासियों का ये मुद्दा इन चुनावों में और तेज होने जा रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, CAA नहीं होगा। असम अकॉर्ड की प्रिंसिपल्स को मैं और कांग्रेस पार्टी के सब नेता डिफेंड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वो ये सुनिश्चित करेंगे कि चाय बागान के मजदूरों को मिलने वाली दिहाड़ी में बढ़ोतरी हो। चाय के वर्कर को 167 और गुजरात के व्यापारी को टी गार्डन। इसीलिए ये आसाम को बांटना चाहते हैं। 167 ये हुआ, ये क्या भैया 200, मतलब इससे 2 रुपए कम होंगे। और ये कांग्रेस पार्टी हर रोज टी वर्कर के जेब में डालेगी। बीजेपी कह रही है कि जो बड़े आरोप लगाए गए हैं वो जमीन पर कहीं नहीं दिखेंगे। They are enjoying bus. वो पूरे राज्य में असम बचाओ के नारे के साथ बस की सवारी का आनंद ले रहे हैं। असम को अवैध मुस्लिमों से बचाने की जरूरत है, जो असम की संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहा है। From the immigrant Muslim people who came from Bangladesh and destroying Assamese culture, destroying Assam's identity. असम के चुनाव अभियान में बीजेपी ने बढ़त ले ली है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राज्य में 2 रैलियां कर चुके हैं। कांग्रेस भी अब जवाब में अपनी रैलियों और सभाओं में तेजी लाने जा रही है। पार्टी के कई स्टार प्रचारक जल्द ही प्रचार अभियान में उतरने जा रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकने में कांग्रेस कामयाब रहेगी। संजय चक्रवर्ती के साथ रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बंगाल में बीजेपी आलाकमान ने वोट जुटाने के लिए एक नए जुमले का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, डबल इंजन की सरकार। इसका मतलब है राज्य में भी बीजेपी की सरकार और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार। बीजेपी का दावा है इससे बंगाल का विकास तेज होगा, लेकिन ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने डबल इंजन की सरकार और जय श्री राम के नारों को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया। यही नहीं, वो ममता बनर्जी को अब मां दुर्गा बताने में जुट गए हैं, जिन्होंने राक्षसों का संहार किया। लेकिन बीजेपी अभिषेक बनर्जी के बयानों पर टिप्पणी से अभी बच रही है। पश्चिम बंगाल का विकास तेज गति से करने के लिए यहां भी डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। आसोल परिवर्तन आएगा जब यहां भाजपा की सरकार बनेगी। एक बहुत बड़ा इंजन मोदी जी की सरकार के रूप में है, एक और इंजन इसके साथ जोड़ दीजिए। ये डबल इंजन की सरकार 5 साल में बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएगी। मित्रों, बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएगी। अगर बंगाल में बीजेपी की जीत हुई तो राज्य में डबल इंजन से विकास होगा। बीजेपी की इस दावे का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे ने जवाब दिया। अरे ममता बनर्जी একটা ইঞ্জিনের সাথে ममता बनर्जी के सिंगल इंजन को हराने के लिए बीजेपी को 500 इंजन लगाने होंगे। 5 फुट 2 इंच की महिला के मुकाबले के लिए आप दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश से नेता ला रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि आप डबल इंजन हैं।
अभिषेक बनर्जी ने जय श्री राम के नारे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। और गुजराते থেকে लोग এসে क्या गुजरात से लोग आकर यहाँ बंगाल की बेटी का अपमान करेंगे? अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी जय श्री राम करेगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जय सिया राम कहा जाए। मैं वादा करता हूँ आपको महिला का सम्मान करना होगा। लेकिन अभिषेक बनर्जी का सबसे जोरदार हमला बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर रहा। आरोप लगाया कि उन्होंने भगवान राम को देवी दुर्गा के मुकाबले खड़ा किया और उनके पूर्वजों पर सवाल खड़े किए। কত বড় অডাসিটি বলছে, क्या दुस्साहस है। कहते हैं कि देवी दुर्गा के पूर्वजों का पता नहीं, असुरों के साथ उनके युद्ध का ध्यान करो। हजारों राक्षस एक तरफ थे और दूसरी तरफ माँ दुर्गा अकेली। यहाँ भी ममता बनर्जी एक तरफ हैं और हजारों बीजेपी नेता दूसरी ओर। सब ममता बनर्जी के खिलाफ जो माँ दुर्गा की छाया की तरह हैं। महिषासुर का वध याद रखो, हजारों राक्षसों का वध याद रखो। अब दिल्ली के असुरों के मारे जाने का वक्त है। लेकिन अभिषेक बनर्जी के इन तेवरों पर बीजेपी ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये साफ है कि जैसे जैसे बंगाल का चुनाव करीब आ रहा है, सियासी पार्टियां देवी देवताओं के नाम का भी प्रचार के लिए इस्तेमाल करने में कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन इन पार्टियों को ध्यान रखना चाहिए कि जरा भी गड़बड़ी भारी पड़ सकती है। कोलकाता से मोनीदीपा बनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई महानगर पालिका के शिक्षा विभाग के एक नियम को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। बीएमसी के स्कूलों में 252 शिक्षकों का चयन होने के बावजूद उन्हें नौकरी इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई मराठी माध्यम से की, अंग्रेजी से नहीं। बीएमसी में शिवसेना पिछले 25 साल से सत्ता में है, जिसकी शुरुआत मराठा मानुस के मुद्दे से ही हुई थी। इसलिए बीएमसी के इस नियम पर अब सवाल उठने लगे हैं। पिछले साल बीएमसी स्कूल में चयन होने के बाद प्राइवेट स्कूल में नौकरी करने वाली जागृति पाटिल ने उस स्कूल में काम करना छोड़ दिया, इस उम्मीद में कि अब वो बीएमसी स्कूल में पढ़ेंगी। लेकिन बाद में उन्हें बीएमसी के अधिकारियों ने बताया कि मराठी माध्यम से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने की वजह से अब उन्हें नौकरी नहीं दी जाएगी। पिछले 1 साल से जागृति इसके खिलाफ दर दर भटक रही हैं। यही हाल अमित पाटिल का भी है। कई अधिकारियों को अपनी परेशानी बताने के बावजूद इन्हें कहीं कोई राहत नहीं मिली। महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता परीक्षा, तो उसमें हम सब मेरिट में आए हैं। इसके लिए हमें अगर ज़्यादा मार्क्स मिले तो अभी उन लोगों ने क्या किया है, जिनका प्योर इंग्लिश है, 1st to 10th भी मराठी मीडियम इंग्लिश मीडियम है, वो कम मार्क्स होने पर भी उनको लिया है और हमें ज़्यादा मार्क्स है, हम टैलेंटेड है, फिर भी हमको जॉब नहीं मिली अभी तक। महाराष्ट्र का एग्जाम की कोई सी भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना इतनी आसान चीज़ नहीं है। हम लोगों ने वो क्रैक की है और क्रैक करने के बाद हम लोग वेरिफिकेशन के लिए आते हैं। वेरिफिकेशन होता भी है और वेरिफिकेशन होने के बाद ये लोग क्या बोलते हैं, बीएमसी एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले, कि आप लोगों का सिर्फ 10th एजुकेशन जो मराठी में है, इसके लिए आप लोगों को हम लोग ले नहीं सकते। तो हम लोगों ने बोला ऐसा मत कीजिए, एक तो 10-10 साल सरकार नौकरी नहीं निकालती है और 10 साल के बाद एग्जाम क्रैक करने के बाद वेरिफिकेशन होने के बाद आप बोलते हैं कि आप लोगों को ले नहीं सकते, तो हम लोग जाएंगे किसके पास। बीएमसी में पिछले 25 सालों से शिवसेना सत्ता में है, जिसने मराठी मानुस को हक दिलाने के इरादे से पार्टी की शुरुआत की थी। लेकिन अब जब बीएमसी की ओर से मराठी से पढ़ाई करने पर नौकरी नहीं दी जा रही है, तो शिवसेना पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इसके खिलाफ शिवसेना भवन के बाहर प्रदर्शन करने की तैयारी भी की जा रही है। हम लोग 18 तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज जो शिवाजी पार्क में पुतला है, वहाँ से सेना भवन तक एक निवेदन यात्रा निकालने वाले हैं। इस निवेदन यात्रा में हम शिवसेना के जो सुप्रीमो है उद्धव जी ठाकरे, जो महाराष्ट्र के सीएम भी है, उनको गुहार लगाएंगे कि आपके राज्य में, ताकि आप 14 से लेकर 19 तक भी आप सत्ता में थे और 19 से लेकर अभी भी आप सत्ता में हो, आपके होते हुए अगर होता है तो बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं चलेगा। इस मामले में बीएमसी के शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बीएमसी में 2 तरह के स्कूल हैं, एक जिसमें मराठी और अंग्रेजी दोनों पढ़ाए जाते हैं और दूसरे जिसमें केवल अंग्रेजी वाले स्कूल में नियुक्ति के समय हमने तय किया है कि इसे कॉन्वेंट की तरह बनाना है और पूरी पढ़ाई अंग्रेजी में करने वाले को ही हम इसमें लेंगे। दूसरी तरह के स्कूल में मराठी भाषा से पढ़ाई करने वालों को भी लिया जाता है। महाराष्ट्र में भूमिपुत्र बनाम परप्रांतीय के मुद्दे पर तो कई बार राजनीति और कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन शायद ये पहली बार है जब राज्य के भूमिपुत्रों को ही इसलिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने मराठी में पढ़ाई की।
बहरहाल अब देखना होगा कि प्रशासन की ओर से इस पर क्या कदम उठाए जाते हैं और इन लोगों को कब तक न्याय मिलता है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।